चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। क्या राहु केतु शुभ करते हैं, अशुभ करते हैं? जीवन में इनका क्या अस्तित्व है? इस पर हमने आपको एक पार्ट वीडियो बना करके दिया, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। वैसे कई दर्शकों ने हमें यही कहा है कि जो भी आपने बताया बिल्कुल मैच कर रहा है हमारी लाइफ के साथ में। दरअसल राहु छाया ग्रह है, नो डाउट। कोई बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं दिखाता। राहु का स्वभाव आध्यात्मिक लोगों के साथ अच्छा मिलेगा, लेकिन राहु सांसारिक कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपना कुप्रभाव जरूर दिखाते हैं। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानियों के लिए कोई भी ग्रह दुष्प्रभावी नहीं होता, क्योंकि वो सभी ग्रहों से परे होकर के स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन जीते हैं। परंतु गृहस्थ और संसारी लोगों के लिए तो कभी कभी शुभ ग्रह भी अशुभ काम करने लगते हैं। हम ग्रहों के द्वारा शरीर से जुड़े हैं, और शरीर तथा प्रकृति अर्थात नेचर एक ही है, जो कि बुद्धि तक प्रकृति का साम्राज्य है और वहां तक ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन आत्मा पर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी भांति जो संत महात्मा हैं, आध्यात्मिक श्रृंखला के विरक्त पुरुष हैं, उनको किसी ग्रह से क्या भय हो सकता है? इसीलिए सुना होगा आपने, महात्मा लोग कहते हैं हमारा ग्रह क्या बिगाड़ेंगे, भगवान का नाम जपिए। और सच भी है। लेकिन सांसारी लोग प्रायः सब कुछ करते हैं, उनको नाम जप का समय नहीं मिल पाता, लिहाजा प्रकृति उनके साथ खिलवाड़ करती है। आइए मूल विषय की तरफ चलते हैं। मूल विषय है अष्टम स्थान से 12वें स्थान तक राहु का प्रभाव क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको लग्न से सप्तम स्थान तक राहु के प्रभाव के बारे में बताया। अब अष्टम स्थान पर यदि राहु जाएगा तो जातक पे क्या प्रभाव डालेगा? अष्टम स्थान क्या है? गुप्त रहस्य है। अष्टम स्थान जमीनी, जमीन के अंदर की तह है। जब जमीनी और जमीन के अंदर की तह में कोई ग्रह राहु जैसा जाएगा तो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, इसकी दृष्टि जहां तक जाएगी वहां तक जातक को प्रभावित करेगी। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान है। अष्टम स्थान खोज का स्थान है। यदि राहु अष्टम में वृष राशि का होगा तो ऐसा व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होगा, अनुसंधान करने की प्रवृत्ति वाला होगा। उसे धन, वैभव इत्यादि से कोई मतलब नहीं होगा। अधिकतर वो अपने ऊहापोह में, अपने अंतस की चेतना में लगा रहेगा और एक दिन चमत्कारिक रूप से जगत में अपना प्रभाव प्रकाशित करता है। राहु अष्टम स्थान पर होने से हालांकि रोग भी देता है, आंतरिक रोग देगा। विशेष तौर से अष्टम स्थान पत्नी की वाणी का स्थान है, जीवन साथी की वाणी का स्थान है। लिहाजा ऐसे जन्म कुंडली जिनका अष्टम स्थान राहु बैठा होगा तो उनको उनका जीवन साथी कटुभाषी मिलता है और बहुत व्यय अपव्यय वाला होता है। पुनः राहु की एक दृष्टि सप्तम द्वितीय भाव को भी प्रभावित करती है, जो कुटुंब है। द्वितीय भाव कुटुंब है। ऐसे लोगों को परिवार जनों के साथ रहते हुए बहुत कम देखा गया है, या परिवार के लोग इनके साथ नहीं रह पाते, कटुवादी होंगे, शून्यता में रहेंगे। लिहाजा ऐसे लोगों के पास प्रारंभिक चरण में बड़ी कठिनाइयों वाला समय होता है। अष्टम स्थान पर राहु होने से अपव्ययी जातक होता है। खान पान बिगड़ा हुआ होगा, क्योंकि दूसरे स्थान पर राहु की दृष्टि जाएगी। अगर आध्यात्मिक ना हुआ तो राहु
मांसभक्षी भी बनाएगा, मद्यपायी भी बनाएगा, कोई न कोई व्यसन भी करवाएगा। राहु की एक दृष्टि तृतीय स्थान पे नवम दृष्टि जा रही है। नवम दृष्टि से राहु तीसरे घर अर्थात पराक्रम के घर को भी परास्त करेगा। प्रारंभिक चरण में यह व्यक्ति यह बचपन में झूठ बोलने की प्रवृत्ति वाला होगा और दोस्त होंगे, लेकिन दोस्त भी अच्छे राह पर चलने वाले नहीं होंगे, कुमार्गगामी मित्र होते हैं प्रायः। इनका समाज से कोई मतलब नहीं होता और इनके मित्र समय आने पर बिल्कुल धोखेबाज साबित होते हैं, सहयोग नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों को सर्प, बिच्छू, जहरीले गैसों से कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। इसलिए इनके हाथ में, दाएं हाथ में फ्रैक्चर भी होने की संभावनाएं बन जाती है। और पीठ की रीढ़ का निचला भाग जो कि मल स्थान से थोड़ा ऊपर होता है, वहां पर किसी न किसी प्रकार की इनको समस्या अवश्य आ सकती है, गंभीर बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब राहु अष्टम स्थान में हो तो जातक को क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? ऐसी अवस्था में शमशान के निकट बैठे हुए भिक्षुकों को कुछ खाने की वस्तुएं, मिश्रित वस्तुएं देना चाहिए और कुत्ते को दही खिलाना भी एक अच्छा उपाय साबित होता है। और गोमेद रत्न भी धारण करके ये अपने आप को राहु के बुरे असर से बचा सकते हैं। मित्रों को सन्मार्ग दें और पुस्तक बांटें, अच्छी भगवत गीता, रामायण, कोई ग्रंथ, हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ने लिखने की वस्तुएं बांटेंगे तो इनका राहु इनको बुरा असर नहीं देगा। अपने भाई बंधुओं के साथ सामंजस्यपूर्ण वातावरण रखें, तब भी ऐसे लोगों को राहु का प्रभाव खराब नहीं करेगा। अच्छा, राहु यदि नवम भाव में जाएगा तो ससुराल पक्ष में अगर शुभ हुआ तो अच्छा प्रतिफल देगा, लेकिन अगर नीच का हुआ, क्योंकि राहु नवम स्थान पर अच्छा नहीं होता, इसलिए भाग्य रुक रुक करके चलता है। विद्या अर्जन के समय ऐसे व्यक्ति को राहु के कारण बड़ी रुकावटें आती हैं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, पढ़ने बैठेंगे तो इनके शरीर में पीड़ा हो जाएगी, सिर में पीड़ा हो जाएगी, गैस बनने लग जाएगी, सिर दर्द पैदा हो जाएगा, हाथ कांपने लग जाएगा और पुनः पेट में तकलीफ होगी, क्योंकि राहु नवे घर में बैठा एक विद्या के घर को, पिता के घर को, धर्म के घर को प्रभावित करेगा, भाग्य के घर को प्रभावित करेगा, अपितु लग्न, तृतीय एवं पंचम भाव को भी प्रभावित करेगा, संतान सुख का अभाव भी देगा और अचानक नुकसान भी देगा, दुर्घटनाओं की भी गुंजाइश पूरी पैदा कर देता है। राहु की दृष्टि पंचम में पड़ती है तो संतान का अभाव, या संतान हुई भी तो संतान सुख नहीं दे पाएगी। ऐसे जगह पर राहु का क्या उपाय किया जाए? तो मैं आपको बताऊं, राहु के लिए एक तो किसी ना किसी मंदिर में बिजली के सामान, पंखे, लाइट्स कुछ भी दान कर सकते हैं, दे सकते हैं। पुनः अपने मित्रों को नीला पेन, काला पेन, बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी इत्यादि देकर भी मित्रता अच्छी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को व्यायाम, प्राणायाम विशेष करके लाभदायक सिद्ध होता है। पुनः संतान सुख की प्राप्ति के लिए इनको चाहिए
यदि संतान का अभाव है तो गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र, रविवार का व्रत और गाय के सेवा बछड़े समेत करें। गाय और बछड़े वाली गाय को चारा जो भी आपसे बन पड़े उसे जरूर खिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को टॉफी, चॉकलेट्स इत्यादि बांटे। तो इससे आपकी विद्या, इससे आपका धर्म, इससे आपका सिर पीड़ा, इससे आपका मित्र स्थान प्रबल होगा, ठीक होगा। ये मेरा अपना अनुभव है, वो मैं बांट रहा हूं। पुनः अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें, उनके चरणों में हाथ लगा करके आशीर्वाद लें। राहु आदमी को झूठ बोलने पर मजबूर कर देता है, तो अपने स्वभाव में झूठ न आने दे। गले में चांदी धारण करके रखे। जब नवे घर में राहु बैठा हुआ हो तो खास तौर से ये उपाय करना चाहिए। दसम स्थान पे अगर राहु बैठेगा तो अच्छा होने पर प्रारंभिक चरण में थोड़ी कठिनाइयां देगा। व्यापार में शुरुआती दौर बड़ा ही परीक्षा से भरा हुआ होगा, समस्याओं से भरा हुआ होगा। शुरू शुरू में जब भी कोई व्यापार ये व्यक्ति करेगा, उसे बड़ी कसौटियों से सामना करना पड़ेगा। पुनः पिता स्थान होने के नाते पिता के साथ मानसिक पीड़ा देगा, पिता के साथ अनबन देगा, पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। कुटुंब पर पंचम दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो कुटुंबी जनों से अपवाद करवाएगा, लड़ाई विवाद झगड़ा करवाएगा, धन नहीं टिकने देगा, कर्जा बढ़ाएगा। क्योंकि दसम स्थान पर बैठा हुआ राहु पंचम दृष्टि से धन स्थान को, कुटुंब स्थान को देखता है, क्योंकि वाणी बड़ी कड़वी होगी ऐसे लोगों की। वाणी के स्थान को राहु देखेगा। फिर मातृ पक्ष से भी इस व्यक्ति का विशेष सहयोग नहीं मिलेगा, या खुद ही मातृ पक्ष को मजबूत नहीं करेगा, मां के साथ बनेगी नहीं। मां बाप से विचार न मिलने के कारण भी यह जातक मानसिक व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। हाँ, इस व्यक्ति के शत्रु नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक दृष्टि, नवम दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है, परंतु पेट के रोग, किडनियों के रोग, ठीक है, हर्निया के रोग, गैस की पीड़ा इत्यादि जरूर देगा। डॉक्टरी इलाज चलता रहेगा। पीपल की सेवा करें। दसम स्थान राजमार्ग की सफाई करें। खास तौर से जिस राशि में राहु बैठा हो उसी राशि के दिन के अनुसार राजमार्ग पे कभी झाड़ू मार सकते हैं तो कर दें, पानी का छिड़काव कर दें, आपके रास्ते साफ होंगे। माँ और बाप का कहना माने, उनके चरण स्पर्श करें, उनको प्रसन्न करें, गंगा स्नान करें, गौदान करें, गंगा जी में दूध प्रवाहित करें, नारियल प्रभावित करें और मछलियों को परमल, चावल इत्यादि खिलाएं, जिससे आपके राहु जनित पीड़ा शांत होती है। पुनः राहु 11वें घर में चले जाए तो 11वां घर बड़े भाई बहनों का होता है, आमदनी का होता है, अच्छे मित्रों का होता है। तो ऐसे लोगों के जो मित्र होंगे उदार प्रकृति के नहीं होंगे। बड़े भाई और बड़ी बहन उदार प्रकृति की नहीं होंगे, क्योंकि नेचर कहता है कि हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारे ग्रह नहीं जुड़ेंगे तो वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। सब भाग्य का खेल है। तो 11वें घर में अगर राहु बैठा होगा तो बाएं कंधे में दर्द भी देगा, बाएं टांग में दर्द भी देगा, अचानक दुर्घटना इत्यादि भी देगा। पुनः पेट का ऑपरेशन भी करवाएगा, क्योंकि 7वें 5वें घर में केतु बैठा होगा। संतानों के साथ, पुत्र पुत्रियों के साथ भी तालमेल नहीं रहेगा। पुत्रों और पुत्रियों के कारण कलंक भी लगने का भय रहता है। एक दृष्टि, नवम दृष्टि पत्नी के घर को जाएगी, लिहाजा ऐसे व्यक्ति के साथ पत्नी का विचार नहीं मिलेगा। पत्नी प्रायः बीमार रहेंगी और साझा व्यापार, पार्टनरशिप टूट जाएगी। क्या करें इसके लिए? खास तौर से अष्ट धातु या पंच धातु का कड़ा या छल्ला पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को छोटे 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को
गर्म कपड़े देने चाहिए, पेंसिल, पेन, कॉपी, ज्योमेट्री बॉक्स इत्यादि देना चाहिए, बैग स्कूली देना चाहिए और अपने मित्रों को कुछ न कुछ उस वार में खिलाना-पिलाना चाहिए, भेंट करना चाहिए, जिससे राहु की आमदनी ना रुके। और पत्नी के साथ पूर्णतः चरित्र की ईमानदारी रख कर के चलेंगे, तो आपको 11वें घर का बैठा हुआ राहु नुकसान की बजाय फायदा देने लग जाएगा। और पंचम स्थान को एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखती है। तो अगर बच्चों के साथ आपकी विचारधाराएँ नहीं मिलती हैं, तो आपको चाहिए कि किसी मटके में आटा वगैरह भर के गौशाले में दान करें, या जिन बच्चों का कोई नहीं है, लावारिस बच्चों को अन्न दान करें, तो भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। राहु 11वें घर में आमदनी के मार्गों को न रोके, इसलिए गोमेद भी पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में। और बृहस्पतिवार के दिन खास तौर से ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें और किसी मंदिर में दीपदान करें, क्योंकि 11वें घर का कारक है बृहस्पति। बृहस्पति धन भाव का कारक है। यदि धन की कमी आती है तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं, अगर आपकी राशि अलाउ करे। राहु यदि 12वें घर में चले जाएं, 12वां घर व्यय भाव है, 12वां घर नींद का स्थान है, बिस्तर है, शयन कक्ष है। शयन कक्ष जितना मजबूत, जितना शुद्ध होगा, राहु का असर उतना ही कम होगा। अब 12वें घर में अर्थात चांदी की चीजें स्थापित करेंगे, चांदी की वस्तुएं रखेंगे। कभी कभी सोमवार के दिन कच्ची लस्सी की छींटे अपने बेडरूम में देंगे, चांदी के बर्तन में गंगा जल भर करके रखेंगे, तो शयन कक्ष के दोष दूर होंगे, पति पत्नी में आपसी रंजिश नहीं होगी। नहीं तो राहु चरित्र में दोष देगा। 12वें घर में बैठा हुआ राहु बहुत सारे नाना प्रकार के दोष देता है चरित्र को लेकर के। इसलिए जब 12वें घर में राहु बैठा हो तो अपने शयन कक्ष को बिल्कुल ठीक रखें। मामा के साथ, चाचा के साथ, बुआ के साथ, खास तौर से छोटे, पिता से छोटे और माँ से छोटे भाई बहनों का सम्मान करना सीखें। तब आपके जीवन में 12वें घर का राहु आपको कुछ चैन की नींद लेने देगा, नहीं तो जेल खाना, कैद खाना, बंदी बंधन से ये आपको परेशान करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं न कोई परेशानी आपको आती रहेगी। कोर्ट कचहरी के मुकदमे से आपको गुजरना पड़ सकता है, यहाँ तक कि डिवोर्स के कारण भी आपको कोर्ट कचहरी से गुजरना पड़ सकता है। पैरों में अक्सर दर्द रहेगी, नसों में दर्द रहेगी। इसलिए जूते किसी गरीब को दान करें, भेंट करें। राहु जिस राशि में बैठा हो उसी राशि वाले दिन करना चाहिए, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं है। जैसे मान लो राहु 12वें घर में मकर राशि में बैठा है, तो शनिवार, क्योंकि शनि मकर का स्वामी है, ऐसे अगर धनु राशि में है तो बृहस्पति वार राहु का वार हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तो 12वें घर में बैठा हुआ राहु विशेष तौर से मातृपक्ष से घरेलू परेशानियां देगा, वाहन, मकान इत्यादि की परेशानियां देगा। इसलिए वाहन, मकान की परेशानियों से बचने के लिए ये सारे उपाय कर सकते हैं। गंगा जी की यात्रा जब करें तो गंगा के किनारे बैठे हुए भिक्षुकों को खीर, पूड़ी इत्यादि खिलाएं। दूध, सफेद वस्तुएं, बर्फी, बताशे इत्यादि खिला सकते हैं, दे सकते हैं। गंगा में दूध अभिषेक करें, गाय के दूध से अभिषेक करें और गौ सेवा विशेष तौर से करें। राहु आपको परेशान नहीं करेंगे। गले में रुद्राक्ष, स्फटिक, मोती इत्यादि धारण कर सकते हैं, राहु परेशान नहीं करेंगे। पुनः राहु के संबंधित उपायों को जो आप कर पाएं, ध्यान पूर्वक करें। जहां जहां पर राहु की दृष्टि पड़ती है वहां वहां को राहु प्रभावित जरूर करेगा। मैं बिल्कुल भी इस नेचर से वाकिफ हूं, राहु के स्वभाव से। कुछ भी हो जाए कलंक जरूर देता है राहु, चरित्र कलंक जरूर देता है राहु।
12वें घर में बैठ करके। स्त्री गैर स्त्री से जरूर जोड़ता है राहु। पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष से जरूर जुड़ता है राहु 12वें घर में। इसलिए अपने चरित्र को शुद्ध रखें, नहीं राहु आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। वीडियो में बस इतना ही राहु को लेकर के। पुनः मैं किसी और विषय पर आपके साथ जुड़ूंगा, चर्चा करूंगा। कैसा लगता है आपको वीडियो जरूर बताएं। हालांकि हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत अच्छे कमेंट्स में बताते हैं कि आपकी वीडियो के माध्यम से हमें अच्छी जानकारी मिलती है। उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय देते हैं। तो लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।